Hello students, today's topic is biogeochemical cycle. Nearly 30 to 40 elements are required for the proper growth and development of living organisms. Most important of these are carbon, hydrogen, oxygen, potassium, nitrogen, sulfur, calcium, iron, magnesium, etc. These material flow from abiotic to biotic components and back to the non-living components again in a more or less cyclic manner. अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब होता है जैव भू रासायनिक चक्र। इनकी हम डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, द साइकिल इन विच नाइट्रोजन, कार्बन एंड अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑफ द सॉइल, atmosphere etc. of a region are converted into the organic substances of animal and or plants and released back into the environment. इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं या एलिमेंटल साइकिल भी कह सकते हैं। जनरली ये दो भागों से मिला होता है, एक कहलाता है रिजर्वायर पूल और दूसरा कहलाता है साइक्लिक पूल। रिजर्वायर पूल का मतलब होता है ये बड़ा भी होता है और ये नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जबकि दूसरा साइक्लिक पूल कहलाता है, ये छोटा होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। इसको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे एक होता है गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में न्यूट्रिएंट पूल या तो एटमॉस्फेयर होता है या वायुमंडल होता है। जीव जनित पदार्थ जो इन चक्रों में भाग लेते हैं वे चक्र पूरा करने के पूर्व गैसीय अवस्था में होकर गुजरते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं जल गैस के रूप में या वाष्प के रूप में होते हैं और ये किसी न किसी अवस्था में गैस के रूप में होकर ही गुजरते हैं, इसलिए इसे हम गैसीय साइकिल कहते हैं। गैसीय चक्रों की गति तेज होती है और इन्हें पूरा होने में कम समय लगता है। दूसरा कहलाता है सेडिमेंट्री साइकिल। इन चक्रों में पोषण भंडार, टेरेस्ट्रियल पार्ट या भू या जमीन होती है। जीव जनित पदार्थ जो इन चक्रों में भाग लेते हैं वे अगैसीय होते हैं या नॉन गैसियस होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम आदि, इसलिए इसको हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। इनकी गति तेज होने की जगह धीमी होती है और ये धीमी गति से ही पूर्ण होती है। अब पहले हम देखेंगे गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार्बन साइकिल। गैसेस क्या होती है? जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और वेपर्स होती हैं। सामूहिक रूप से हम इसे एयर या वायु कहते हैं। अन्य गैसें सूक्ष्म रूप में इसमें उपस्थित होती हैं और इसी प्रकार कुछ धूल के कण, पराग कण और अन्य प्रकार के कण भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें होती हैं कुछ इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। तो इन सब को मिलाकर हम एनवायरनमेंट में क्या कहते हैं? गैसियस एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल। ये चक्र प्रकृति में बायोजियोकेमिकल चक्र में गैसियस टाइप का उदाहरण है। कार्बनिक कंपाउंड्स का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। पौधे वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और पानी को लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्रिया होकर क्या बनता है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और पानी या जल बनता है। अगर पौधे थोड़ी देर भी फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दें तो कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे जीवधारियों में श्वसन न होने के कारण जीवन दुर्लभ हो जाएगा। पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है,
जो आपने अभी इक्वेशन में देखा है। इसका प्रयोग जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में होता है, इसलिए पौधों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो कि तो केवल पौधे ही होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं। जंतु कार्निवोर्स या हर्बिवोर्स होते हैं जो कि इन पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जंतुओं की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनली ये रेस्पिरेशन पाथ के रूप में भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट टूटकर एनर्जी उत्पन्न करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को जो रहता है वो एक्सक्रीटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। पौधे द्वारा भी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। पौधों द्वारा पुनः ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली जाती है, जिससे कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं का संश्लेषण होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। जंतुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बन एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होता है। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, इनको जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो वायुमंडल में चली जाती है। अतः प्रकृति में ये कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन में अनेक बार जीवधारियों में उपयोग में आता है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसे हम डायग्रामेटिक रूप से भी बता सकते हैं। यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं के रेस्पिरेशन के द्वारा वापस डिकम्पोजर्स में आती है। इसी तरह से ये एनिमल्स की डेथ के द्वारा भी डिकम्पोजर्स के पास तक पहुँचती है। उनका प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली भी जाती है और एक्सेप्ट भी की जाती है। इसी तरह से ये जो डेथ इनकी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ये डिकम्पोजर्स के द्वारा फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो डिसॉल्व कंडीशन में ये पृथ्वी के ऊपर बारिश के रूप में या प्रेसिपिटेशन के रूप में पहुंचती है और यहाँ से फिर ये कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होकर या कार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट होते हैं और ये पृथ्वी के द्वारा कुछ भाग इसमें से जलने के द्वारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कुछ भाग पृथ्वी में चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इन चट्टानों में जो कार्बोनेट होता है वो फिर से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये चक्र लगातार कार्बन साइकिल के रूप में पृथ्वी पर चलता रहता है। निरंतर चलने वाले साइकिल या गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम इसे बंद कर दें, पौधे फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दें, तो नेचुरल है कि पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है। दूसरा साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्या बनता है इससे शरीर में, आप लोग बता सकते हैं? जैसे हमारे शरीर के अंदर बनने वाले अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सभी नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन के बिना नहीं संभव हो सकते हैं और इनके बिना जीवन संभव नहीं होता है। इसलिए नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए या प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। अब नाइट्रोजन भी एक गैसियस साइकिल होता है, लेकिन प्लांट्स इसको किस रूप में लेते हैं? नाइट्रोजन हमारे शरीर में कहाँ से पहुँचेगी? प्लांट्स के थ्रू ही पहुँचेगी डेफिनेटली। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन को सॉइल सोल्यूशन से लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? या तो अमोनियम नाइट्राइट के रूप में या नाइट्रेट आयन के रूप में। केवल कुछ ही ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, आपने नाम सुना होगा। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती हैं? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्लेटोरिया एक्सेट्रा। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में 5 स्टेप के अंदर होता है।
पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा अमोनिफिकेशन, चौथा डीनाइट्रिफिकेशन और पांचवा सेडिमेंटेशन। अब इसमें हम सबसे पहले स्टेप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन टर्म एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप्स। पहली होती है नॉन बायोलॉजिकल और दूसरी होती है बायोलॉजिकल। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक होता है नॉन बायोलॉजिकल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। इसमें से जो पहला टाइप होता है नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये प्रकृति में अपने आप से होने वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जब आकाश में बारिश का मौसम होता है या जब बिजली चमकती है तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं या जो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इक्वेशन लिखी है N2+2O, दो कंपाउंड मिले, दो ऑक्सीजन मिलती है और नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी प्रकार से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और ये जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्राइट एसिड। जब ये कैल्शियम कंपोनेंट्स या दूसरे कंपोनेंट से मिलते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्राइड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी मुक्त हो जाता है। इन कंपाउंड्स के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन के साथ जब पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो इन कंपाउंड्स को पौधों के द्वारा सीधा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो तरह का होता है, एसिम्बायोटिक और दूसरा होता है सिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक में पृथ्वी के अंदर रहने वाले कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजेट, क्लॉस्ट्रिडियम एक्सेट्रा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं और इस तरह से सॉइल को ये नाइट्रोजन कंपोनेंट के रूप में आसानी से पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। दूसरा होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा या कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली है, इसी द्वारा होने वाला फिक्सेशन होता है, इसीलिए इसे हम सिम्बायोटिक या सहजीवी, यहाँ पर सिम्बायोटिक इसका मतलब ही होता है सहजीवी, जीवन के साथ, इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब इसकी जो प्रोसेस होती है इसमें होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन का अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, और इसके बाद नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है उसको हम डायग्रामेटिक रूप से इस तरह से देख सकते हैं।